डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी के सेक्शन में संसाधन एवं विकास। हमारे पिछले वाले वीडियो में आपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को पढ़ा था और उनको अच्छी तरीके से आपने समझा था कि मृदा क्या होती है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, मृदा अपरदन क्या होता है, उत्खाद भूमि क्या होती है, चादर अपरदन कैसे होता है, अवनलिका अपरदन कैसे होता है, पवन अपरदन कैसे होता है और निच्छादन क्या होता है। ये आपने पढ़ा था और समझा था। ठीक है, तो आज से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा और आज से आपको लिखना भी है। जो स्क्रीन पर जो बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये आपको फेयर भी करना है, इनको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी पर फेयर भी करना है चैप्टर 1 लिखते समय। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी जोन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको नोट करना है अपनी फेयर कॉपी पर। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न ये हैं और पहला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क, जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप जानते हो कि बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में पूरे के पूरे पेपर में कुल 12 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। एक नंबर के अर्थात 12 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन होते हैं और इनको आपको भली प्रकार से अच्छे तरीके से याद करना है, तैयार करना है। लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नवीकरण योग्य संसाधन है, या प्रवाह है, या जैव संसाधन है, या अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, जो लौह अयस्क है वो अनवीकरण योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो आप जानते हो प्यारे बच्चों कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो समुद्र में 2 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं जिसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं, जिसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं। तो ज्वार का मतलब होता है जब समुद्र का पानी सतह की ओर बढ़ता है तो उसे कहते हैं ज्वार, और जब सतह से वापस पीछे की ओर लौटता है तो उसे हम कहते हैं भाटा। तो बहुत सारे बंदरगाह ऐसे हैं जो ज्वार के पानी पर निर्भर करते हैं, मतलब ज्वार के जल पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारा भारत का ही एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, ये एक ज्वारी बंदरगाह है जो ज्वार के आने पर है ना समुद्र के बढ़ते हुए पानी के सहारे सहारे जहाज जो है वो कोलकाता बंदरगाह तक आते हैं, है ना, और जिसे उनको बंदरगाह तक आने में आसानी रहती है। तो इस प्रकार से जब हम ज्वार के ऊर्जा को, ज्वार की ताकत को प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं ज्वारी ऊर्जा। ठीक है, तो कह रहा है क्या ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, या अजैव संसाधन है, या मानवकृत संसाधन है, या अचक्रीय संसाधन है। तो प्यारे बेटे, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर लेते हैं, और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका कोई भी निश्चित जीवन क्रम नहीं होता है, जिनका एक निश्चित जीवन क्रम नहीं होता है ना। और मानवकृत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानवों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। और तीसरा है अचक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग कर लेने पर दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है ना। ऐसे संसाधन अचक्रीय संसाधन होते हैं, अर्थात अनवीकरण संसाधन भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लिखा है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारी ऊर्जा जो संसाधन है वो इसमें ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया हुआ है कि पुनः पूर्ति योग्य,
तो ज्वारी ऊर्जा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जब तक समुद्र रहेगा और तब तक उसमें ज्वार आते रहेंगे, और जब तक ज्वार आते रहेंगे तब तक हम समुद्र की ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ज्वारी ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। नंबर 3 आपको कह रहा है क्या? नंबर 3 आपको कह रहा है क्या कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पहले आप ये जान लीजिए कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या है कि भूमि का निम्न हो जाना, अर्थात भूमि की अर्थात मिट्टी की उत्पादकता उपजाऊपन कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, भूमि निम्नीकरण क्या कहलाता है ना? भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना, भूमि की उत्पादन शक्ति का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बहुत आता है। कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है आपका गहन खेती। नंबर 1 क्या है? गहन खेती है। नंबर 2 है अधिक सिंचाई, और नंबर 3 क्या है? वनोन्मूलन, और नंबर घ है अति पशुचारण। तो गहन खेती का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में खेती करना, है ना। और अधिक सिंचाई का मतलब क्या है कि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए और कई फसलों को प्राप्त करने के लिए कई बार मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंचाई करना। और नंबर आपका गा दिया है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनों को काटना, वनों को काटना। और नंबर घ है अति पशुचारण। और पशुचारण का मतलब जानते हो आप लोग हो कि घास भूमियों पर पशुओं को चराया जाना, है ना, पशुचारण कहलाता है। और अति पशुचारण का मतलब क्या हुआ कि मवेशियों को अर्थात पशुओं को घास भूमियों पर अत्यधिक ज़्यादा, है ना, उनका चारण करना, अर्थात बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घास का खाना, है ना, अति पशुचारण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है वो क्या है? अधिक सिंचाई, है ना। आप जानते हो पंजाब जो वो खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और कई फसलों को प्राप्त करने के लिए, अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पंजाब में अत्यधिक ज़्यादा सिंचाई की जाती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। और इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूमि की जो उत्पादकता होती है, जो उपजाऊपन होता है वो कम होता जाता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशुचारण। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? अधिक सिंचाई। राइट आंसर क्या है? अधिक सिंचाई। फिर आपका चौथा दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि सीढ़ीदार कृषि क्या होती है, सीढ़ीदार खेती क्या होती है कि जब पहाड़ों को काट कर, है ना, सीढ़ी टाइप के मैदान बना लिए जाते हैं और उन सीढ़ी के आधार पर खेती की जाती है ताकि वर्षा का जो जल है वो वहाँ पर ठहरा रहे, रुका रहे। ठीक है। अगर सपाट भूमि पर की जाएगी तो वर्षा का जल बहता हुआ नीचे आ जाएगा। तो इसलिए पहाड़ों पर सीढ़ियाँ टाइप की बना ली जाती हैं और उन्हीं के आधार पर कृषि की जाती है, जिन्हें हम सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? तो आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया कि पहाड़ों पर सीढ़ियाँ बना करके खेती की जाती है, अर्थात जीने टाइप के बना लिए जाते हैं और उनके आधार पर खेती की जाती है। और सीढ़ीदार कृषि वहीं पर ही संभव है जहाँ पर पहाड़ हों, पर्वत हों। ठीक है। तो इनमें से देखिए, आप कह रहा है कि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश का मैदान,
हरियाणा और उत्तराखंड। आप जानते हो पंजाब में है ना कोई पहाड़ नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी कोई पहाड़ नहीं है और हरियाणा में भी कोई पहाड़ नहीं है। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड होगा। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड है। राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड है। इसके बाद आइए जानते हैं पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और परीक्षा में जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ये मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। ठीक है, तो पांचवा आपका क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस राज्य में, देखो 4 राज्य दिए हुए हैं, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। कह रहा है क्या इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आप जानते हो बच्चों कि काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र का पश्चिमी, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है ना, वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में गुजरात और मध्य प्रदेश दिए नहीं हैं, केवल महाराष्ट्र दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र ही होगा। कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो मुख्यतः काली मृदा है ना वो महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। और काली मृदा जो होती है इसे कपास की मृदा कहा जाता है, कपास की मिट्टी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है और इसलिए ये कपास की खेती के लिए बहुत ही सहायक होती है, बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। तो प्यारे बच्चों काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 5 क्वेश्चन हैं। इन्हीं का आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है और याद करना है। ठीक है, इसके बाद में जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे। जो भी वर्क आपको भेजा जाता है वो आप फेयर कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ में हम अपना अति लघुत्तरी प्रश्नों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए अगले वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।